peasant zamindars and state, agrarian society and the Mughal Empire, 16th-17th सेंचुरी की हम बात करते हैं। 85% पॉपुलेशन भारत की गांव में रहती थी। बोथ पीजेंट्स एंड लैंडेड एलिट्स दोनों के दोनों एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे। मुग़ल स्टेट की बल्क ऑफ इनकम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से ही आती थी। एग्रेरियन हिस्ट्री का सोर्स है क्रॉनिकल एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द मुग़ल कोर्ट। पहला है जैसे एन अकबरी अबुल फैज़ल ने लिखी थी। इसमें रेवेन्यू के बारे में लिखा हुआ है और रूरल और ज़मींदार का क्या रिलेशन है उसके बारे में लिखा हुआ है। सेंट्रल पर्पस था इसका ये दिखाना कि लोगों के बीच में कितनी ज़्यादा सोशल हार्मनी थी। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिले हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से। तीसरा सोर्स हमारा रहा है रिकॉर्ड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के डिस्क्रिप्शंस ऑफ एग्रेरियन रिलेशनशिप के बारे में। अब क्या होता है कि पीजेंट के बारे में द टर्म विच इंडो पीजेंट सोर्सेज ऑफ द मुगल पीरियड फ्रीक्वेंटली यूज टू डिनोट अ पीजेंट के लिए ये इंडो पर्शियन शब्द है जिसको रैयत कहा जाता है और इसी को ही हम लोग क्या कह देते हैं मुजारियान इसी को ही कह देते हैं, ठीक है। और फिर इसको और शब्द है किसान, असमी। तो रैयत, मुजारिन, किसान, असमी। यहाँ पे दो टाइप के पीजेंट थे, खुद कश्ता और पही कश्ता। तो खुद कश्ता वो होते हैं जो रेजिडेंट ऑफ विलेज, ठीक है, उसी गांव के लोग और वहीं पे ही काम करेंगे। और जो पही कश्ता हैं, ये पही कश्ता जो हैं वो थे जो उधर के रहने वाले नॉन रेजिडेंट और वो कहीं और जाके काम करेंगे, है ना। और ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कहीं और जाके काम करेंगे। नॉन रेजिडेंट कल्टीवेटर वो बिलोंग टू सम अदर विलेज बट कल्टीवेटेड एल्सवेयर ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। देखो, एवरेज पीजेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया पॉजेस मोर देन अ पेयर ऑफ बुलक एंड 2 प्लॉज। मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर सिर्फ कम था, 2 प्लॉ तक ही ले पाते थे, बल्कि गुजरात के अंदर 6-6 एकड़ के लैंड थे। अगर किसी के पास 10 एकड़ है ना, तो 10 एकड़ हैं तो वहाँ पे उसको बहुत ही रिच आसामी माना जाता था। यहाँ पे जो कल्टीवेशन है वो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल ऑनरशिप के ऊपर होती है। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है, अभी तक क्या चल रहा है, इंडिविजुअल ऑनरशिप चल रही है। पीजेंट लैंड वर बॉट एंड सोल्ड इन द सेम वे एज द लैंड ऑफ अदर प्रॉपर्टी ओनर। तो इंडिविजुअल ऑनरशिप है कल्टीवेटर्स की, तो पीजेंट के सामान को भी उसी तरीके से लाया जाता था जैसे प्रॉपर्टी ओनर के सामान को लाया जाता है। द कल्टिवेटिंग पीजेंट्स Assamese who plow up their field mark the limit of each field, ठीक है। ये क्या क्या उगाते हैं, राइस, वीट और मिलेट उगाते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल इरिगेशन है। बाबरनामा ने के अंदर भी एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में लिखा हुआ है। लाहौर में एक जगह है दीपालपुर, तो लाहौर में जगह है दीपालपुर, वहाँ पे जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर है। वहाँ लोग बाय द मीन्स ऑफ व्हील के द्वारा पानी लेके आते हैं। मतलब वो कुएं से निकालते हैं, ये कुएं से निकाल रहे हैं ना पानी। ये इरिगेशन प्रोजेक्ट को स्टेट सपोर्ट मिलता था। जैसे कि नॉर्थ इंडिया के अंदर हमने नहर बनाई, नाला बनाए। पंजाब के अंदर शाह नहर ड्यूरिंग शाहजहाँ, तो शाहजहाँ के टाइम पे शाह नहर बन गई। होइंग एंड वीडिंग वर डन साइमल्टेनियसली। पहले जैसे कि उसको खेत को जोतना है और उसमें फिर वीडिंग मतलब ये कीड़े वगैरह हटाने के लिए काम करना है, और उसमें वुड हैंडल यूज़ किया जा रहा था।
टोबैको की हम बात करते हैं तो टोबैको सबसे पहले हमारा डेक्कन के अंदर आया है। सही बात है, डेक्कन में ही आएगा, वहीं पे पोर्टुगीज़ वगैरह आए थे। हालांकि एन ने टोबैको के बारे में मेंशन नहीं किया है। अकबर और इसके लोगों को पता चला 1604 के अंदर। ठीक है, तो जहांगीर को बड़ा दिक्कत था, जहांगीर क्योंकि इसके 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 एडिक्शन में फंस गया था, तो जहांगीर ने इसको पूरे भारत में बंद कर दिया था। ठीक है, तो 17th सेंचुरी के बाद, है ना, 1604 में पता चल रहा है एंड ऑफ 17th सेंचुरी यानी 1690 के लगभग, तब टोबैको एक मेजर क्रॉप बना। देखो खारिफ क्रॉप जो है, एग्रीकल्चर वॉज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 2 मेजर सीजनल साइकिल्स, खारिफ, ऑटम एंड राबी स्प्रिंग। ठीक है, तो खारिफ, ऑटम एंड राबी स्प्रिंग, दिस वुड मीन्स दैट मोस्ट रीजन एक्सेप्ट दोज टेरेन। देखो एक तो एरिड और इन हॉस्पिटेबल टेरेन्स को छोड़ के मिनिमम 2 क्रॉप उगाई जाती थी। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं 2 फासला, और बाकी 3 क्रॉप उगाई जाती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे है जिन्स ए कामिल। जिन्स ए कामिल का मतलब क्या होता है? जिन्स ए कामिल मतलब हो गया अ परफेक्ट क्रॉप। ठीक है, मुगल स्टेट ऑल्सो एनकरेज्ड पीजेंट टू कल्टिवेट सच क्रॉप्स। जिन्स ए कामिल मतलब परफेक्ट क्रॉप। ठीक है, जैसे कि कॉटन है, शुगर केन है, तो ये क्या थी? जिन्स ए कामिल। कैश क्रॉप को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया था जिन्स ए कामिल के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि कॉटन तो डेक्कन में उगाया जा रहा है, और बंगाल के अंदर क्या है? शुगर है बंगाल के अंदर। तो कैश क्रॉप्स को भी इंक्लूड किया गया था, जैसे कि ऑयल सीड है, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड है, लेंटिन्स है। सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल प्रोडक्शन वर क्लोजली इंटरवीन्ड। subsistence and commercial production were closely intervened. ठीक है, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी सेवरल न्यू क्रॉप्स आई। ठीक है, देखो कह रहे हैं कि आउटकम ऑफ, कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी, कहते हैं कि इस तरीके की जैसे कि हम लोग कर रहे हैं ना फ्लेक्सिबल, अगर हमारी इस प्रकार से फ्लेक्सिबल फॉर्म होती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की, तो उससे स्लो डेमोग्राफिक ग्रोथ होती है, हमारी स्लो डेमोग्राफिक ग्रोथ होती है। हालांकि हमने कहते हैं कि अगर एग्रीकल्चर में इतना तो फ्लेक्सिबिलिटी होता ना तो बड़ी ही स्लो डेमोग्राफिक ग्रोथ होती है, लेकिन हमने देखा कि कितनी ज़्यादा फेमाइंस आई हैं, है ना, लेकिन और एपिडेमिक्स आई हैं, लेकिन हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। हमारी जनसंख्या सदा से ही बढ़ी है, ऐसा नहीं जनसंख्या कम हुई है। तो 17th सेंचुरी के बाद कुछ नई क्रॉप्स आने लग गई, जैसे कि मेज़ आ गई। मेज़ हमारी कहाँ से आई है? मेज़ यानी मक्का, ये अफ्रीका और स्पेन से आया है। वेजिटेबल्स आने लग गए, टोमेटो, पोटैटो, चिली, ये कहाँ से आने लग गए हैं? न्यू वर्ल्ड से। ठीक है, और फ्रूट्स आए, पाइनएप्पल, पपाया। हमने देखा कि पीजेंट हेल्ड देयर लैंड इन इंडिविजुअल ऑनरशिप। हमने देखा ना ये चीज़ इंडिविजुअल ऑनरशिप में कर रहे हैं। एट द सेम टाइम देखो वो इंडिविजुअल ऑनरशिप भी है उनके पास, और उसी समय पे वो कलेक्टिव विलेज कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट हमने देखा, कल्टीवेटर है, पंचायत है, और विलेज हेडमैन है जिसको हम लोग बोलते हैं मुकद्दम और मंडल। एग्रीकल्चर लेबर्स हैं जिसको हम लोग मजूर बोलते हैं। मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर भी ये सब छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे, जैसे कि है हलाल खोरन, तो ये है स्कैवेंजर, और मल्लाह ज़ादा, ये है सन ऑफ बोटमैन, मल्लाह ज़ादा, है ना, मल्लाह ज़ादा सन ऑफ बोटमैन। और बिहार के अंदर इनको स्लेव से कंपेयर किया जाता था। राजपूत जो थे वो पीजेंट थे। जाट्स जो थे वो लोअर स्टेटस के थे कास्ट हायरार्की के अंदर। गौरव हु कल्टिवेटेड लैंड अराउंड वृंदावन। गौरवाज कौन है? गौरवाज, तो ये वृंदावन के पास अपना लैंड कल्टीवेट करने वाले लोग थे। ठीक है, बट होता क्या है, जैसे जैसे इनके पास ज़मीन बढ़ती है ना, तो ये कास्ट भी ऊपर चल जाती रहती है। तो ऐसा नहीं कि सदा से ही
रिच कास्ट के थे, नहीं। जैसे जैसे इनका लैंड बढ़ता जाएगा तो ये रिच होते जाएंगे, मतलब इनकी कास्ट ऊपर हो रही है। जैसे कि अहिर, गुज्जर, मालीज ने क्या किया, अपनी हायरार्की के अंदर रोज हो गए बिकॉज ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन कैटल रियरिंग एंड हॉर्टिकल्चर। ईस्टर्न इंडिया में कौन है, पेस्टोरल एंड फिशिंग कास्ट है। तो ईस्टर्न इंडिया में याद रखना है, पेस्टोरल एंड फिशिंग कास्ट है सदगोप्स, काइवर्ताज, है ना। तो सदगोप्स और काइवर्ताज ने क्या किया, पीजेंट का स्टेटस एक्वायर किया, है ना। फिशिंग कम्युनिटी के थे ये, क्या है, पेस्टोरल हैं, और पेस्टोरल जानवर चराते हैं, फिशिंग करते हैं। इन्होंने अपना कैसे रेज किया, इन्होंने पीजेंट का स्टेटस ले लिया, सदगोप्स एंड काइवर्ताज ने। द विलेज पंचायत वॉज एन असेंबली ऑफ एल्डर, ठीक है। और जो लोग थे ना, इनके पास हेरिडिटरी राइट थे भाई, विलेज के ऊपर तो हेरिडिटरी राइट हो रहते ही है लोगों के प्रॉपर्टी के ऊपर। देखो ओलिगार्की, पंचायत भी एक तरीके से ओलिगार्की का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या है कि हालांकि जो मीनियल कम एग्रीकल्चरल वर्कर थे उनको यहाँ पे भी रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। मतलब जो जैसे कि स्कैवेंजर्स है, छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पे भी रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। जो पंचायत का डिसीजन है वो लोगों के ऊपर बाइंडिंग था। पंचायत को कौन हेड करता था, मुकद्दम और मंडल, ठीक है। पंचायत को कौन हेड करता है, मुकद्दम और मंडल। द हेडमैन वॉज चूजन थ्रू द कंसेंसस ऑफ विलेज एल्डर्स, ठीक है। और दिस चॉइस हेडमैन, द पंचायत हैज़ वॉज हेडेड बाय हेडमैन और मुकद्दम। और हेडमैन कौन कैसे चुना जाता था, तो हेडमैन विलेज एल्डर्स की कंसेंसस पे चुना जाता था। और ये जो चॉइस है ना, इसको ज़मींदार से भी रेटिफाई इनको करना पड़ता था। हेडमैन हेडमैन तब तक ही ऑफिस एंजॉय कर पाता था जब तक विलेज के एल्डर चाहते हैं। इसका फंक्शन क्या था, तो सुपरवाइज करना विलेज अकाउंट्स को, अकाउंटेंट को असिस्ट करना, और पटवारी ऑफ द पंचायत को देखना। पंचायत को फंड कहाँ से मिलते हैं, तो ये इंडिविजुअल लोग जो हैं कॉमन फाइनेंशियल पूल बनाते हैं, वहाँ से इनको फंड मिलता है। और उसको ये कोस्ट ऑफ मतलब उसको किसने इस्तेमाल करता है कि जो लोग रेवेन्यू लेने के लिए आएंगे, जैसे कि डीएम वगैरह आते हैं तो इनके लिए सजाया नहीं जाता, चाय बिस्कुट का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए, कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर टाइड आ गया है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, तो उसके लिए इनको यूज़ किया जाता था। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन इनका ये था, ये कास्ट बाउंड्री को इंश्योर करके रखना। जैसे कि ईस्टर्न इंडिया में जितनी भी मैरिजेस थी वो मंडल के प्रेजेंस में ही होती थी, ठीक है। मेन बात ये है, दूसरे शब्द में अगर हम ये कहें तो इनका ये काम था कि चीफली टू प्रिवेंट एनी ऑफेंस अगेंस्ट देयर कास्ट, ठीक है। इनके पास ये भी अधिकार था कि ये फ़ाइन लगा सकते हैं और सीरियस पनिशमेंट दे सकते हैं, जैसे कि कम्युनिटी से ही निकाल देना, ठीक है। एक ये शब्द है कि मंडल जो थे ना, ऑफन अपनी पोजीशन को मिसयूज़ किया करते थे, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल जो पटवारी जो होता था ना, उस पर कुछ मेल जोल बैठा के और दिक्कत किया करते थे, ऐसा भी है। देखो अब क्या होता है कि जैसे कि ये हमने देखा कि हाँ, ये हमारा विलेज असेंबली हो गया, उसके अंदर हमारा क्या है, विलेज पंचायत के अंदर हमारी एक जाति पंचायत होती थी, ठीक है। तो दीज, और इनके पास ना काफ़ी पावर थी रूरल सोसाइटी के अंदर। जैसे कि राजस्थान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जाति पंचायत जो थी वो सिविल डिस्प्यूट देखती थी डिफरेंट कास्ट के बीच में। दे मीडिएटेड इन कंटेस्टेड क्लेम ऑफ लैंड, डिसाइडेड वेदर मैरिज वर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स लेड बाय अ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप, ठीक है। ये देखती थी कि मैरिज तो सही से की जा रही है ना कास्ट ग्रुप के हिसाब से, ठीक है। इन मोस्ट केसेस एक्सेप्ट इन मैटर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस द स्टेट रिस्पेक्टेड द डिसीजन ऑफ जाति पंचायत। देखो क्रिमिनल जस्टिस को छोड़ के स्टेट जो है इनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करता था। राजस्थान महाराष्ट्र में क्या था कि कुछ पंचायत कंप्लेन करती थी कि हमारे ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा रहा है, और जो सुपीरियर कास्ट है वो अनपेड लेबर मतलब बेगर इम्पोज कर रही है। तो मतलब क्या है इसके अंदर कि यहाँ पे क्या है ना कि कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे एक्सेसिव टैक्स लगता है, चाहे डिज़ास्टर है, चाहे पीजेंट मर रहा है, एक्सेसिव टैक्स यहाँ पे लगता ही लगता है। तो राइट टू द बेसिक मिनिमम
राइट टू द बेसिक मिनिमम, मतलब इनका जो मिनिमम जो इनका एग्जिस्टेंस है ना वो भी क्वेश्चन हो जाता था, क्योंकि दिक्कत आ रखी है लेकिन फिर भी टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। दे रिगार्डेड द विलेज पंचायत एज अ कोर्ट ऑफ अपील दैट वुड इंश्योर दैट स्टेट कैरिड आउट इट्स मॉरल ऑब्लिगेशन एंड गारंटेड जस्टिस। तो इनको ये लगता है कि हमारे साथ कुछ भी गलत होगा तो विलेज पंचायत हमारे लिए एक कोर्ट की तरह काम करेगा, अगर स्टेट कुछ हमारे ऊपर गलत काम करेगा तो विलेज पंचायत हमें बचा लेगा इस तरीके से। सब देखो आर्टिशंस यहाँ पे 25% ही देखने को मिले हैं, और कभी क्या होता है ना कि कभी कभी जो आर्टिशंस है वो पीजेंट का काम कर लेते हैं और पीजेंट जो है वो आर्टिशन का काम कर लेते हैं, तो इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, अगर एग्रीकल्चर कैलेंडर के हिसाब से काम चलता है, अगर सोइंग एंड वीडिंग और हार्वेस्टिंग के बीच का टाइम है तो कल्टीवेटर जो है, मतलब जैसे कि सोइंग एंड वीडिंग या फिर कल्टीवेटिंग और हार्वेस्टिंग का टाइम है ना, उस टाइम पे काटने का काम है, तो कल्टीवेटर जो थे वो भी आके आर्टिशन का काम कर देते थे कि यार सोचते हैं अब हम क्या ही करें, वीडिंग का काम चल रहा है, हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है ना, सोइंग का काम चल रहा है, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, तो हम लोग क्या करते हैं आर्टिशन बन जाते हैं। तो इनको क्या किया जाता था, इनको बदले में इनको लोग क्या करते थे, इनको अपनी प्रॉपर्टी दे दिया करते थे, मतलब इनके सामान के बदले में, जैसे कि कल्टीवेटिव वेस्ट दे दिया करते थे कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस पर आप जाके खेती कर सकते हो, है ना, और जिसको पंचायत डिसाइड करेगी कि क्या देना है क्या नहीं देना है। महाराष्ट्र में क्या होता है कि सच लैंड्स बिकम आर्टिशन मिरान और वतन देयर हेरिडेटरी होल्डिंग। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर जैसे जो लैंड इनको मिलते थे ना कि भाई आपने मेरे ये मेरे लिए ये सूट बना दिया है ना, तो मैं आपको छोटा सा लैंड देता हूँ, तो इस चीज़ को महाराष्ट्र में कहा जाने लगा मिराज और वतन। ठीक है, और ये जो थी ये इनकी हेरिडेटरी होल्डिंग थी। ओके, तो आर्टिशंस एंड इंडिविजुअल पीजेंट्स हाउस होल्ड एंटर इनटू म्यूचुअली नेगोशिएटेड सिस्टम ऑफ रिम्यूनरेशन। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम good for services. Zamindar in Bengal who remunerated blacksmith, carpenter or even goldsmith for their work by paying them a small daily allowance or daily money. ठीक है, ज़मींदार जो थे वो कैसे देते थे ब्लैकस्मिथ को, लोहार को, कारपेंटर को और सुनार को वो छोटा सा डाइट मनी, छोटी सी डाइट मनी दे दिया करते थे ज़मींदार, है ना। उसी को ही हमने जजमानी सिस्टम से कंपेयर किया है। इसमें डाइट और इसमें कैश रिम्यूनरेशन भी ये दे सकते थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पता था, दे सकते थे कैश रिम्यूनरेशन भी। कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने देखा कि विलेज को एक लिटिल रिपब्लिक के बारे में देखा, तो लिटिल रिपब्लिक किसको कह रहे हैं, ये विलेज को कह रहे हैं। ठीक है, और ये जो थे ये इनके फ्रेटर्नल पार्टनर्स, मतलब जैसे कि फ्रेटर्नल पार्टनर्स के द्वारा बन गया है, शेयरिंग रिसोर्सेज एंड लेबर इन कलेक्टिव। तो इसीलिए कहा गया कि ये जो साइन है वो रूरल इगैलिटेरियनिज्म का नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल ऑनरशिप ऑफ एसेट्स थे और यहाँ पे डीप इनइक्वालिटीज़ थी, और जिसमें कास्ट एंड जेंडर डिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा था। इन मुगल हर्टलैंड टू रेवेन्यू वॉज एसेस्ड एंड कलेक्टेड इन कैश। ठीक है, तो कैश में यहाँ पे रेवेन्यू वगैरह एक्सेस की जाती है। ओके, तो जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर है, इन्होंने श्रॉफ के बारे में लिखा हुआ है। श्रॉफ कौन है, मनी चेंजर्स हैं, और ये बैंकर टू द बैंक के रूप में काम करते हैं टू मेक रेमिटेंसेस ऑफ मनी। ठीक है, तो ये अपना रुपए को एनहांस करने के लिए क्या देते हैं, पैसा देते हैं और कौवरी देते हैं। ओके, ठीक है, तो विमेन इन वर्क, ऐसा नहीं कि औरतें काम नहीं करती थी, विमेन एंड मेन वर्क टुगेदर शोल्डर टू शोल्डर इन द फील्ड। ठीक है, इसी वजह से देखो विमेन की डिमांड थी, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल पीजेंट फार्मिंग थी, है ना, इंडिविजुअल पीजेंट फार्मिंग थी यहाँ पे। तो इंडिविजुअल पीजेंट फार्मिंग जो थी वही थी बेसिस ऑफ प्रोडक्शन फॉर द एंटायर हाउस होल्ड। इसी वजह से देखो औरतों के साथ, तो औरतों की यहाँ पे थी चीज़ें, क्योंकि औरतों की रिस्पेक्ट थी, बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल फार्मिंग है, तो औरतों को क्या माना जाएगा, ये तो बच्चे करने वाली मशीन है और इसे खूब काम करवाया जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पे बायसेस थे औरतों को लेके, जैसे कि जो मेंस्ट्रुएटिंग विमेंस हैं वो प्लॉ को टच नहीं कर सकती, वो पॉटर व्हील को टच नहीं कर सकती वेस्टर्न इंडिया के अंदर। ठीक है, और वो बीटल लीव्स जहाँ पे पान बनाया जा रहा है ये वहाँ पे एंटर नहीं कर सकती बंगाल के अंदर। ठीक है,
अब ये जो कुछ कुछ काम है ना, जैसे कि स्पिनिंग यार्न है, शिफ्टिंग है, नीडिंग क्ले है, क्ले को ऐसे ऐसे करना है ना, फॉर पॉटरी के लिए, एम्ब्रॉयडरी है, ये विमेन के लिए फिक्स हो गए थे काम कि हाँ ये विमेन करेगी ये सब काम। और विमेन वर्क, और ऐसा नहीं कि विमेन सिर्फ फील्ड में ही काम करती थी, नहीं, वो घर घर जाती थी अपने एम्प्लॉयर्स के पास, और कभी कभी मार्केट में भी वो जाके बैठा करती थी। ठीक है, the women were considered an important resource in agrarian society because they were child bearers in a society depend on labor। यहाँ पे हाई मोर्टेलिटी रेट्स हैं, और यहाँ पे माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज हैं, डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ है। मतलब क्या है यहाँ पे, शॉर्टेज ऑफ वाइफ्स की बात है। ठीक है, ओके। तो मैरिजेस इन मैनी रूरल कम्युनिटीज़ रिक्वायर अ पेमेंट ऑफ ब्राइड प्राइस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, औरतों की ज़रूरत ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे ब्राइड प्राइस का कंसेप्ट आ गया कि यार हम आपको पैसे देते हैं, आप हमें लड़की दे दो ताकि वो बच्चे कर सके, है ना। और री मैरिज यहाँ पे अलाउड है, क्यों अलाउड है, क्योंकि इनको औरत चाहिए ताकि और बच्चे हो सके। तो री मैरिज और डाइवोर्स एंड विडो वुमेन के साथ भी सब अलाउड है। तो वही वाली बात है, सोसाइटी में जो कंडीशन होती है ना उसी के हिसाब से ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। द इम्पॉर्टेंट अटैचमेंट टू ए वुमेन एज अ रिप्रोडक्टिव फोर्स ऑल्सो मीन्ड अ ग्रेट फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर देम। ठीक है, तो यार उनको डर भी लगेगा कि यार ये लूज़ ना हो जाए हमसे, क्योंकि औरत गई यानी उसका पूरा कारोबार चला गया। तो इसलिए विमेन को बड़े ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा जाता था मेल मेंबर के द्वारा। तो ऐसा नहीं कि इनको छूट दी जा रही है, नहीं, स्ट्रिक्ट कंट्रोल में। अगर इन्होंने कोई धोखा किया, किसी और के साथ कुछ करती हैं इस तरीके से, तो इनको ड्रैकोनियन पनिशमेंट्स हैं। अगर इनफिडेलिटी का मतलब क्या होता है, चीट करना। ठीक है, हालांकि अगर मेल धोखा कर रहा है तो उसको सदा पनिश नहीं किया जाएगा, लेकिन औरत को ड्रैकोनियन पनिशमेंट दी जाती थी। तो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है गृहस्थी। ओके, तो विमेन के पास अधिकार था प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का, ये भी देखना है। ठीक है, पंजाब के अंदर विडोड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रूरल मार्केट। ठीक है, विडोज़ भी रूरल मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। अपनी प्रॉपर्टी को ये सेल कर सकती हैं। हिंदू और मुस्लिम विमेन ये भी ज़मींदारी को इनहेरिट करती हैं, याद रखना है ये, और ये अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकती हैं, खरीद सकती हैं। ठीक है, विमेन जमींदार्स वर नोन इन द 18th सेंचुरी। विमेन ज़मींदार भी हमें देखने को मिली है 18th सेंचुरी के अंदर। राजशाही, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ये है राजशाही हेड है वुमेन एट होम, मतलब एक राजशाही जो ज़मींदारी है ना उसमें औरत थी। देखो, शाहजहाँ जो है ना वो नील गाय को हंट करता था, ये हमें बादशाह नामा से पता चला है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इंटेंसिवली कल्टिवेटेड प्रोविंसेस इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, देखो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर क्या है, इंटेंसिवली कल्टीवेट किया जाता है, लेकिन हमें डेंस फॉरेस्ट देखने को मिली हैं, जंगल और स्क्रब लैंड हमें देखने को मिला है, खरबंदी। ये डेंस फॉरेस्ट और स्क्रब लैंड, खरबंदी हमें कहाँ देखने को मिले हैं, ईस्टर्न इंडिया के अंदर। ठीक है, तो स्क्रब लैंड हमें कहाँ देखने को मिले हैं, ईस्टर्न इंडिया के अंदर। फॉरेस्ट कवर कितना था, 40%। फॉरेस्ट ड्वेलर्स को हम लोग बोलते हैं जंगली। हालांकि जंगली का मतलब ये नहीं होता कि इनके पास सभ्यता ही नहीं है। ठीक है, डिड नॉट मीन एन एब्सेंस ऑफ सिविलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो जंगल में रहते हैं, हंटिंग शिफ्टिंग करते हैं। ठीक है, और ये सीज़न बेस्ड था। जैसे कि भील्स जो हैं वो फॉरेस्ट को कलेक्ट करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। समर में वो फिर फिशिंग करते थे, मॉनसून के मंथ में वो कल्टीवेशन करते थे, और ऑटम में वो हंटिंग करते थे। ठीक है ना, समर में फिशिंग कर रहे हैं, मॉनसून में कल्टीवेशन, ऑटम में हंटिंग, और स्प्रिंग में फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट वॉज अ सबवर्सिव प्लेस, है ना। सबवर्सिव प्लेस यानी प्लेस ऑफ रिफ्यूज़, जिसको हम लोग बोलते हैं मावाज। यहाँ पे लोग आके छुप जाया करते थे। ठीक है, जैसे बाबर ने एक बार कहा भी हुआ है कि जंगल्स आर प्रोवाइडेड अट गुड डिफेंस बिहाइंड विच द पीपल ऑफ द प्रगना बिकम स्टबॉर्नी रिबेलियस एंड पे नो टैक्सेस। तो कहते हैं कि यहाँ पे लोग ना
मतलब स्टेट के खिलाफ काम करते हैं जंगल में रह रह के, और कोई टैक्स भी नहीं देते हैं, ठीक है। पेशकश का मतलब क्या होता है, जो हम फॉरेस्ट पीपल से लेके आते थे, इसमें एलिफेंट भी इंक्लूड थे। परगना क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीज़न है, एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीज़न ऑफ मुगल प्रोविंस है। पेशकश वॉज अ फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट कलेक्टेड बाय द मुगल एम्पायर, एक फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट कलेक्टेड बाय द मुगल स्टेट। और यहाँ पे क्या है कि हंट जो है ना, हंटिंग, वो एक ओवरवेलमिंग कंसर्न है टू इंश्योर जस्टिस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, वो रिच है या वो पुअर है, ठीक है। अब एक है बंगाली पोएम चंडी मंगला, तो चंडी मंगला को किसने किया है, चक्रवर्ती ने, मुकुंदरम चक्रवर्ती ने। और ये जो है वो काला केतु इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना इसमें कौन है, चक्रवर्ती ने लिखी है, इसमें हीरो का नाम है काला केतु। और ये एक ऐसा हीरो है जिसने फॉरेस्ट को क्लियर करके किंगडम बना लिया था। अब फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहे हैं हमें, हनी, बी वैक्स, गम लैक, और ये सब चीज़ें यहाँ पे एक्सपोर्ट भी की जाती थी, भारत से बाहर एक्सपोर्ट की जाती थी। एलिफेंट को यहाँ पे कैप्चर किया जाता है और सोल्ड भी किया जाता है, यहाँ पे बार्टर किया जा रहा है, ठीक है। कुछ ट्राइब्स हैं जैसे कि लोहानीज़ है पंजाब के अंदर, वो ओवरलैंड ट्रेड में एंगेज हैं, ठीक है। तो लोहानीज़ इन पंजाब जो हैं वो ओवरलैंड ट्रेड में इंक्लूड हैं, ठीक है, बिटवीन इंडिया से अफ़गानिस्तान के बीच में ट्रेड करती है। इन ट्राइब्स के पास चीफ्टेन थे, ठीक है, ट्राइबल चीफ। और ये जो ट्राइबल चीफ जो थे ना, यही फिर बाद में ज़मींदार बन रहे हैं, और फिर ये किंग भी बन गए हैं। तो ट्राइबल चीफ से ये बने ज़मींदार, ज़मींदार से ये बन गए किंग भी बने हैं ये। अब असम में है अहोम किंग, तो यहाँ पे इनके पास थे पाइक्स। पाइक का मतलब क्या होता है, जो अपनी मिलिट्री सर्विस देने को तैयार रहें। और इन्होंने कहा था कि अहोम किंग ने ये डिक्लेयर किया था कि वाइल्ड एलिफेंट को कैप्चर करना उनकी रॉयल मोनोपोली है, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। अहोम किंगडम ने ये किया था कि वाइल्ड किंगडम को कैप्चर करना उनकी एक रॉयल मोनोपोली है। ट्रांजिशन फ्रॉम अ ट्राइबल टू अ मोनार्कियल सिस्टम, ये कैसे हो गया, ट्राइबल से मोनार्कियल कैसे बन गया। तो कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस तो थी ही ट्राइबल किंगडम की, पर जैसे कि कॉच किंग हमें देखने को मिले नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये जो लोग थे, देखो अब हम ज़मींदार की बात करते हैं। तो ज़मींदार जो है ना, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर, लेकिन ये लैंड प्रोप्राइटर्स थे, मतलब इनके पास लैंड था, जो सोशल इकोनॉमिक प्रिविलेज है ना, मतलब ये उनको लैंड दिया करते थे, ठीक है। तो उनके ऊपर सोशल इकोनॉमिक प्रिविलेज, उनके जो नीचे काम करें उनके ऊपर चढ़ के बैठा करते थे। इसमें कास्ट एक बड़ा ही फैक्टर है कि यार ये ज़मींदार इतने पावरफुल कैसे हो गए। तो इनकी एक तो कास्ट ऊँची थी, दूसरा क्या है कि ये खिदमत प्रोवाइड किया करते थे, मतलब अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे। जैसे खिदमत में क्या हो जाएगा कि ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे स्टेट के बिहाफ पे, ठीक है। तो ये खिदमत प्रोवाइड करते थे। और ये जो था ना, इनके पास एक इनका पर्सनल लैंड था, जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्कियत। तो मिल्कियत लैंड जो था वॉज कल्टिवेटेड फॉर द प्राइवेट यूज़ ऑफ ज़मींदार, ठीक है। मिल्कियत लैंड इनका प्राइवेट लैंड था, जिसके अंदर ये हायर्ड काम करवा के काम किया करते थे, ठीक है। और ज़मींदार जो है इस मिल्कियत को बेच भी सकते थे, मोर्टेज भी कर सकते थे अपनी खुद की मर्ज़ी के ऊपर, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये मिलिट्री कंट्रोल भी करते थे। और इनके किला भी थे, याद रखना है, किला थे इनके पास इनकी कैवलरी थी, आर्टिलरी थी, इन्फेंट्री थी। तो ज़मींदार इसी वजह से एपेक्स पे बैठा हुआ था, ठीक है। हालांकि फेजल अकाउंट इंडिकेट करता है दैट एन अपर कास्ट ब्राह्मण राजपूत, ठीक है, हैज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर, जो फर्स्ट लेवल कहते हैं कि ये जो अपर कास्ट के ब्राह्मण और राजपूत, ये ऑलरेडी रूरल सोसाइटी में अपना कब्जा इस्टेब्लिश कर चुके थे। स्लो प्रोसेस ऑफ ज़मींदारी कंसोलिडेशन होता है इनका, जैसे कि कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यू लैंड्स, है ना, न्यू लैंड्स का कॉलोनाइजेशन होता है बाय ट्रांसफरिंग राइट और बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट। धीरे धीरे ये ज़मींदारी कैसे बनती है ये बताया जा रहा है। तो जैसे कि स्टेट ने कोई लैंड दे दिया है, कोई राइट ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है।
किसको दे दिया है, लोअर कास्ट को दे दिया है, लोअर कास्ट को। तो लोअर कास्ट क्या करेंगे, एकदम से ज़मींदारी के रैंक में घुस जाएंगे। तो मतलब क्या है कि ये कोई यहाँ आ रहा है कोई वहाँ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी में रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो फैक्टर अलाउड द कंसोलिडेशन ऑफ ए क्लैन और लीनिएज बेस्ड ज़मींदारीज। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे कि आप क्या कर सकते हैं, क्लैन और लीनिएज बेस्ड ज़मींदारी यहाँ पे चलती है। तो स्ट्रैटेजीज हम क्या करते हैं, जैसे कि राजपूत और जाट ने क्या किया, उन्होंने नॉर्थ इंडिया के वास्ट टेरिटरी पे अपना कंट्रोल कर लिया। ठीक है, ऐसे ही जो सतगोप्स हैं, पीजेंट पेस्टोरलिस्ट को हम लोग बोलते हैं सतगोप्स, उन्होंने साउथ एंड वेस्टर्न बंगाल के अंदर, बंगाल है ईस्टर्न में है ना ये, तो साउथ एंड वेस्टर्न बंगाल के अंदर इस वाले एरिया में पूरा का पूरा कब्जा कर लिया पीजेंट पेस्टोरलिस्ट सतगोप्स ने। ज़मींदार स्पीयर हेड द कॉलोनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, सेटिंग ऑफ कल्टिवेटर्स बाय प्रोवाइडिंग देम मीन्स ऑफ कल्टिवेशन। इसमें क्या क्या था, इन यहाँ पे कैश लोन देने की बड़ी बात हुई है। क्या बात हुई है, कैश लोन की बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ज़मींदारीज एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ मोनेटाइजेशन इन द कंट्री साइड। ठीक है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ज़मींदारी से क्या हुआ, मोनेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट किया गया। ज़मींदारी सोल्ड, ज़मींदार्स सोल्ड द प्रोड्यूस फ्रॉम देयर मिल्कियत लैंड। मतलब अब जो इनका पर्सनल लैंड था ना, वहाँ से ये अपना कुछ सामान बेचा भी करते थे। सिंपल है यार, क्या कुछ नहीं है इसमें। ये अपने हाट भी इन्होंने इस्टेब्लिश कर रखे थे, जहाँ पे पीजेंट आके अपना सामान बेच लेते थे। ठीक है, देखो ये कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि ज़मींदार जो थे वो एक्सप्लॉयटेटिव थे, बट कुछ कहते हैं कि एक्सप्लॉयटेटिव नहीं थे। मतलब देखो, इनके अंदर मानते कि इनके अंदर पेट्रियलिज्म की भावना है ना, रेसिप्रोसिटी है, पेट्रोनेज है, लेकिन भक्ति सेंट ने कभी भी इनके बारे में कुछ गलत नहीं बताया। और वो जो थे वो कास्ट के खिलाफ थे, भक्ति सेंट जो थे, बट उन्होंने कभी भी ज़मींदार के बारे में कुछ गलत नहीं बताया। दूसरा, हमेशा ये देखा गया है कि ज़मींदार को हमेशा हमेशा स्ट्रगल में पीजेंट का सपोर्ट मिला है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये ख़राब थे अच्छे थे, ये थोड़ा सा दिक्कत है। तो ऑफिस ऑफ दफ्तर और दीवान वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द फिजिकल सिस्टम ऑफ द एम्पायर। तो दफ्तर ऑफ दीवान जो है वो क्या देखता है, फिजिकल सिस्टम ऑफ एम्पायर देखता है। जमा का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट एक्सेस हो चुका है, और हासिल जो अमाउंट कलेक्ट, एक तो जमा होता है कि हाँ इतना एक्सेस हुआ है ना, एक होता है हमारा हासिल। हासिल का मतलब क्या होता है कि इतना अमाउंट हमारा कलेक्ट हो चुका है। अमिल गुजार, ये कौन थे, ये रेवेन्यू कलेक्टर थे। ओके, अमिल गुजार वॉज अ रेवेन्यू कलेक्टर। ओके जी, और ये किस में करते हैं, ये कैश में करते हैं और ये काइंड में करते हैं। ठीक है, तो कल्टिवेटेड एंड नॉन कल्टिवेटेड वर मेजर्ड, ये सब चीज़ें लिखा हुआ है। अच्छा, फॉर इंस्टेंस इन 1665 औरंगज़ेब ने क्या किया, एनुअल रिकॉर्ड प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, आमीन की हम बात करते हैं। तो आमीन कौन है, आमीन जो है वो was an office responsible for ensuring that imperial regulations were carried out in the provinces। तो आमीन एक ऑफिसर है जो रिस्पॉन्सिबल है, इम्पीरियल रेगुलेशन होनी चाहिए प्रोविंसेस के अंदर। ठीक है ना। अच्छा जी, पोलज क्या होता है, पोलज एक लैंड है जो हर क्रॉप के बाद एनुअली कल्टीवेट किया जाता है फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन। ठीक है, ईच क्रॉप इन सक्सेशन के बाद कल्टीवेट किया जाएगा। परोती जो लेफ्ट आउट ऑफ कल्टीवेशन फॉर अ टाइम, मतलब वो लगातार किया ही जा रहा है, ईच क्रॉप के बाद जब किया जाए वो होता है पोलज। परोती जो लैंड कल्टीवेशन के बाद लेफ्ट आउट हो जाए, ठीक है, कि हाँ भाई ठीक है अभी आप थोड़ी सी रिकवर कर लो स्ट्रेंथ। छाछर जो 3 और 4 साल का टाइम हो जिसके अंदर, है ना। बंजर जो 5 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ हो। देखो मुग़ल के अंदर क्या था, मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक एपरेटस था, इसको हम लोग बोलते हैं मनसबदारी। ठीक है, ये याद रखना है कि बाबर जो था ना, बाबर वो यहाँ तक फैला है, यहाँ से आगरा तक फैला है, बाबर आगरा तक फैला है। ठीक है, अकबर जो है, अकबर फिर यहाँ से पूरा फैला है, नॉर्थ ईस्ट में फैला और ये पूरा फैला, फिर यहाँ तक तो हमारा औरंगज़ेब गया है। तो बाबर हमारा आगरा तक फैला है, औरंगज़ेब हमारा गया है डेक्कन तक, और अकबर ऊपर ऊपर आया, अकबर डेक्कन नहीं आया है। अकबर के टाइम पे इतना एक्सपेंशन नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि जिस मनसबदार को कैश में पेड किया जा रहा है वो हो गया नकदी, और जो रेवेन्यू के इसमें किया जा रहा है वो हो गया जागीर।
खनखोत क्या होता है कि ग्रेन्स के बारे में बात की जाती है कि क्रॉप शुड बी कट एंड एस्टिमेटेड। बताई, बताई को हम लोग बोलते हैं बाउली, है ना, बताई यानी हो गया बाउली, ठीक है। डिवाइडेड बाय एग्रीमेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक है, बताई हो गया बाउली, डिवाइडेड बाय एग्रीमेंट इन प्रेजेंस ऑफ पार्टीज़। खेत बताई, खेत बताई होता है कि द फील्ड आफ्टर दे ग्रोन, सोन, खेत बताई द मतलब सोन करने के बाद की फील्ड, ठीक है। और लंग बताई ग्रेन को काटने वाली फील्ड, मतलब क्या बोल दिया मैंने। खनखूत में ग्रेन की बात है कि क्रॉप शुड बी कट एंड एस्टिमेटेड, क्रॉप को काटना चाहिए और फिर उसको एस्टिमेट करना चाहिए। बताई कि क्रॉप को आप पार्टीज़ के प्रेजेंस में बांटो, ठीक है। खेत बताई कि आप उसको डिवाइड करो उसके सोन करने के बाद, ठीक है। और लंग बताई उसे काटो और फिर खुद में ही बांट लो, इस तरीके से सब चीज़ें हैं। देखो पीजेंट वाइज का मतलब होता है आसामी वार, फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है खियाफत। तो जमा की बात कर रहे हैं, he should direct the amine he should direct the amines of Pragna that they should discover the annual condition of मौजू मौजूदत विलेज बाय विलेज, चीज़ें लिखिए। खियाफत फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। चलिए सिल्वर कहाँ से आ गया, देखो सिल्वर यहाँ पे जो है वो एशिया के अंदर बाहर से आया है। इंडिया के पास सिल्वर एज ए नेचुरल रिसोर्स नहीं है, याद रखना है, ओके। तो जैसे ये आया तो हमारे यहाँ पे बड़ी ही स्टेबिलिटी आ गई रुपया के अंदर, करेंसी के अंदर, ठीक है। इटालियन ट्रैवलर है एक जियोवानी कैरी, तो जियोवानी कैरी ने लिखा है कि क्या लिखा है इन्होंने लिखा है कि सिल्वर ट्रैवल्ड अक्रॉस द ग्लोब टू रीच इंडिया, ठीक है। कि सिल्वर किस तरीके से आया है, तो ये जियोवानी करेरी ने लिखा है ना। करारा सिल्वर के बारे में लिखा है। सिल्वर का रुपया औरंगज़ेब ने इशू किया है। अकबरी की हम बात करते हैं तो ये अबू फैज़ल ने लिखा हुआ है 1598 के अंदर, और ये जो है ना ये 3 पार्ट के अंदर है। पहले पार्ट को हम लोग 3 पार्ट के अंदर है, इसको हम लोग अकबरनामा भी कहते हैं। पहले पार्ट के अंदर क्या है, हिस्टोरिकल नरेटिव के बारे में है, और शुरू के 2 पार्ट के अंदर क्या है, हिस्टोरिकल नरेटिव है। तीसरे के अंदर क्या है, अकबरी तीसरी बुक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, अकबरनामा है, ठीक है। इसकी तीसरी बुक का नाम है अकबरी। इसमें इंपीरियल रेगुलेशन के बारे में बताया हुआ है, इसमें बताया हुआ है, डिटेल अकाउंट है सबका, एडमिनिस्ट्रेशन का, सोर्सेज का कल्चर का, हर चीज़ का, ठीक है। प्रोविंसेस क्या होते हैं, सूबा होते हैं। अच्छा देखो इसने जो व्यू लिया है ना वो लिया है ऊपर से, सोसाइटी के एपिक्स से व्यू लिया हुआ है, नीचे से व्यू नहीं लिया है। और एन जो है वो बना हुआ था 5 किताबों का दफ्तर, ठीक है। द फर्स्ट 3 बुक डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन, द फर्स्ट बुक कॉल मंजिल आबादी, ठीक है। फर्स्ट बुक को 3 अब जो एन है ना वो उसके अंदर 5 किताबें हैं जो एन, जैसे देखो अकबरनामा में 2 किताबें हैं, हिस्टोरिकल नरेटिव हो गई, तीसरी जो इसकी किताब है वो है अकबरी। तो एन जो है वो 5 किताबों की बनी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं दफ्तर। पहली जो 3 किताबें हैं वो हमें बताती है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। फर्स्ट किताब बताती है मंजिल आबादी, यानी इम्पीरियल हाउस होल्ड को कैसे हम लोग मेंटेन करें। दूसरी है सिपाह आबादी, सिपाह मतलब सिपाही, मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और सर्वेंट्स के बारे में, तो ठीक है। थर्ड है मुल्क आबादी, जिसमें मुल्क आबादी मतलब फाइनेंशियल फिस्कल साइड के बारे में बात किया हुआ है, और इसी को ही फिर अकाउंट ऑफ द 12 प्रोविंसेस ने फॉलो किया है, मुल्क आबादी को। सरकार, परगना, महल, ये सब बातें हैं। फिर है हमारी, ठीक है ना, फिर हमारा एक है ज़ामिन ए पैमुदा, तो ज़मीन है पैमुदा, ये मेजर्ड एरिया है। नकदी रेवेन्यू एसेस इन कैश। सुगुरियल सुयुर्गल क्या होता है, ग्रांट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। फुट शोल्डर को हम लोग बोल देते हैं प्यादा, और एलिफेंट को फिल।
फोर्थ एंड फिफ्थ बुक डील्स विद द रिलीजियस लिटरली एंड कल्चरल ट्रेडिशन। ठीक है, देखो क्या है कि यहाँ पे ना एक हेनरी ब्लॉचमैन का बड़ा रोल है। तो हेनरी ब्लॉचमैन ने इसमें काम किया है एन अकबरी के ऊपर, इतना याद रखना है। फिर उसको ट्रांसलेट किया है H.S. जेरेट ने। तो दो लोगों ने काम किया है, हेनरी ब्लॉचमैन और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने काम किया है। फिर इसकी जो वॉल्यूम्स है उसको ट्रांसलेट किया है H.S. जेरेट ने। कहते हैं कि एन अकबरी में ना बड़ी प्रॉब्लम थी, इसमें टोटलिंग सही से नहीं की गई है और इसको कलेक्टिवली यूनिफॉर्मली कलेक्ट नहीं किया गया है। इन्फॉर्मेशन तो बंगाल और उड़ीसा के बारे में तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इस तरीके से बात की गई है। ठीक है जी। तो 1526 में क्या होता है कि बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को डिफीट करता है। ठीक है, तो हुमायूं शेरशाह से कब हारता है? 1540 से 55 के बीच में। अकबर का टाइम याद रखना है 1556 से 1605। जहांगीर 1605 से, इस टाइम पे तंबाकू आया था ना, तो 1605 से 27 के बीच में। शाहजहाँ 28 से 58। औरंगज़ेब याद रखना है 58 से 1707 के बीच में है। नादिर शाह कब आ रहा है? 1739। ठीक है, तो और दीवानी ऑफ बंगाल ट्रांसफ़र टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कब हुई है? 1765 के अंदर ये ट्रांसफ़र हो गई है। अब लास्ट मुग़ल है हमारा बहादुर शाह, है ना। तो बहादुर शाह को कब भेजा गया रंगून? 1857 के अंदर।